आप साजिद बुखारी के हवाले, साजिद बुखारी आपके हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया। देख के आहन घर की दुकान में, तुंद है शोले सुर्ख है आहन, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्मो ज़बान की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल के लब आजाद हैं तेरे। अस्सलाम वालेकुम, मे पीस बी अपॉन यू ऑल। साइम भाई ने आपको ये बताया कि किस तरीके से आपको अपना कंटेंट प्रिपेयर करना है, मोशन या जिसे हम उर्दू में करारदाद कहते हैं, उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। शोएब भाई ने आपको ये बताया कि किस तरीके से आपको डिबेटिंग करनी है या पब्लिक स्पीकिंग करनी है। मगर मेरा सवाल ये है कि ये सब कुछ आपने प्रिपेयर कर लिया, आपकी तैयारी हो गई, अब क्या? अब आपको बोलना है, और उस बोलने में जो डर लगता है ना, कि माइंड ब्लैंक हो जाता है, आपका होता है, मेरा भी हुआ है, डर लगता है, मुझे भी लगता है, हाथ कांपते हैं। वो क्या बोलते हैं, बहुत फेमस चला था कि जब हम यहां पर आके बोलते हैं तो हमारी कांपे टांग जाती हैं, है ना। तो आपकी कांपे टांगती हैं, हम सबकी टांगती हैं भाई, जो जो बोलता है यहां पर। डर रहता है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो लोग हम पर हंसेंगे। यह भी डर लगता होगा कि अगर हमने कुछ एग्जैजरेट कर दिया तो मार भी पड़ सकती है, पत्थर भी पड़ सकते हैं, है ना। या कनेडी में नहीं, कनेडी में सिर्फ जुमले कसे जाते हैं, है ना। नहीं बिल्कुल मैं नहीं मारू। तो ये जो डर है, डर उस पर आज मैं बात करूंगा, है ना। बेसिक जो डर है, चाहे आप हिंदी में डिबेटिंग कर रहे हो, डिबेटिंग ही नहीं बल्कि जब आप अपने वालिदैन के साथ, अपने घर में, अपनी फैमिली के सामने कोई बात रखना चाहते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करना चाहते हैं, क्लास में अगर कोई, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें सवाल का जवाब आता होता है, हम बैठे होते हैं किसी क्लास के किसी कॉर्नर पर, कभी कभी फ्रंट पे भी, मगर जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको कभी कभी सवाल का जवाब आता है मगर डर रहता है। हम उस डर पे बात करेंगे आज, चाहे वो क्लास हो, स्टेज हो, डिबेट हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या कहीं पे भी तो डर इस बात का भी है कि अगर मैं भूल गया तो क्या होगा, लोग हंसेंगे, क्या मेरा पॉइंट रेलिवेंट भी है, क्या जो बात मैं करने जा रहा हूं वो कोई अजीब बात तो नहीं है। तो ये अलग अलग तरह के डर होते हैं, और इन सब जो डर है उस पर आज हम बात करेंगे, किस तरीके से हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। मगर उससे पहले एक बहुत बेसिक सवाल है, वो सवाल ये है कि हमें बोलना क्यों है, हमें क्यों बोलना है? कोई जवाब? जीतने के लिए, अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाने के लिए, आप बताएं। पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट, और कुछ? टू प्रूव ए पॉइंट, और कोई बात? मेक ए डिफरेंस, जो मैं खुद हूं वो बताने के लिए, अटेंशन सीख करने के लिए, प्राइज जीतने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ताकि लोग हमें देखकर ये कहें कि वाह क्या बोलता है, इसलिए, ताकि लोग हमें देख के तालियां बजाएं, इसलिए। मगर 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 नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, है ना। मगर मैं ये समझता हूं कि जिस जगह पे आप बैठे हैं आपका मकसद इससे बड़ा होना चाहिए, आप मामूली नहीं हैं। प्लीज अपनी वक़्त को समझें, अपनी इंपॉर्टेंस को समझें। अगर आप भी सिर्फ पैसा कमाने के लिए और वाहवाही के लिए अगर बोलना चाहते हैं तो फिर आप में और एक किसी दूर दराज इलाके किसी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चा, जिसे स्टेज पे सिर्फ इसलिए भेजा जाता है कि कॉलेज का नाम हो जाएगा, है ना, कि हमारे पास भी बच्चे बोलने के लिए हैं, तो फर्क क्या रहा? तो आपका काम कुछ बड़ा है, इससे बड़ा। वो काम क्या है? किसी ने कहा था टू मेक ए डिफरेंस। अब जरा इमेजिन करें, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इमेजिन करें कि अगर तारीख में, हिस्ट्री में कुछ स्पीकर्स ना होते तो क्या दुनिया का नक्शा यही होता जो आज है ना। यानी कि जो स्पीकिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स भी बहुत जरूरी हैं, आपको लिखना आना चाहिए, मगर अगर आप इंसान अगर अच्छे से बात नहीं रख पाते तो यकीन माने दुनिया का नक्शा आज ऐसा ना होता।
और पॉसिबल है, मुमकिन है, दावा नहीं कर सकता क्योंकि बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ख्याली एक मैं समझता हूं पुलाव है ये जो हम इस वक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ये कैनेडी ऑडिटोरियम भी ना होता और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी ना होती। क्यों? उस पर हम बात करेंगे क्यों। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मुझे ये बताएं कि ये दो लोग कौन कौन हैं? हु कैन गैस? कौन गैस करेगा? मार्टिन लूथर किंग और मैल्कम एक्स, या इसके पास माया एंजेलो को भी आप ऐड कर लें, मोहम्मद अली, कैशियस क्ले को भी ऐड कर लें। मोहम्मद अली को सब जानते होंगे, है ना? यस। रेसलर? सीरियसली? कौन बोला? बॉक्सर? ओके, ठीक है। तो ये लोग होते और इनको बोलने की सलाहियत इनमें ना होती तो क्या होता? ये तो ना होते तो पता क्या होता? शायद आज भी अमेरिका और उसके गिरदोनवा में इंसानों को उस तरीके से गुलाम बनाया जाता जिस तरीके से हम अपने जानवरों को अपने घरों में रखते हैं। क्योंकि जी आप देखिए भाई, I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. ये मार्टिन लूथर साहब थे। अब इसके बाद इन्हीं के साथ रेसिज्म के खिलाफ जिन्होंने आवाज बुलंद की और दुनिया का नक्शा तब्दील किया और दुनिया में इनकलाब लाया कि सब इंसान बराबर हैं। जरा सोचिए कि अगर मार्टिन लूथर वो सपना ना देखते, दैट ही सेज दैट आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, मेरा एक ख्वाब है। अगर वो सपना ना देखते और सपना देख भी लेते और वो सपना यहां से यहां पर मुंतकिल ना करते तो क्या रेसिज्म खत्म हो जाती? कभी नहीं होगी। तो बोलने का जो डर है वो आपने इसलिए खत्म करना है क्योंकि आपको सोसाइटी में एक तब्दीली लानी है। जो गलत हो रहा है उसको खत्म करना है, जो सही है उसके साथ खड़े होना है। मैल्कम एक्स प्लीज। And then turn around and accuse you of attacking them. Every case of police brutality against a Negro follows the same pattern. They attack you, bust you all upside your mouth, and then take you to court and charge you with assault. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? What kind of social or political system is it when a black man has no voice in court, has nothing on his side other than what the white man chooses to give him? My brothers and sisters, we have to put a stop to this. And it will never be stopped until we stop it ourselves. They attack the victim. And then the criminal who attacked the victim accuses the victim of attacking him. This is American justice. This is American democracy. And those of you who are familiar with it know that in America, democracy is hypocrisy. Now, if I'm wrong, put me in jail. But if you can't prove that a democracy is not hypocrisy, then don't put your hands on me. इसलिए आपको अपना डर खत्म करना है ताकि आप इनइक्वालिटी को खत्म कर सकें, ताकि आप इंसाफ कर। जरा सोचें कि आप किस जगह बैठे हैं जहां से उठकर आपको तब्दीली लानी है। अगर आप नहीं लाएंगे तो कोई भी नहीं लाएगा। और अगर आप डरते रहे, इमेजिन करें कि नेल्सन मंडेला अपनी स्टूडेंट लाइफ में या उसके बाद इसी तरह के किसी ऑडिटोरियम में
किसी कोने में जाकर बैठ जाते और ये कहते कि मुझे स्टेज पे आने से डर लग रहा है, तो साउथ अफ्रीका का क्या होता? तो यानी कि डर इसलिए खत्म करना है ताकि आप उस कॉर्नर से उठकर यहां तक आ सके। यह सफर आपने तय करना है और इसमें हो सकता है कि आपको 2 महीने लगे, 4 महीने लगे या 6 महीने लगे। नेल्सन मंडेला पर कुछ चार्जेस लगाए गए थे। अगर वो चार्जेस प्रूव हो जाते, यानी कि अगर वो कन्विक्ट हो जाते, तो उनको हो सकता है कि फांसी की सजा दी जाती। मगर उसके बावजूद उन्होंने 1964 में एक स्पीच दी, एक तकरीर की कि आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई, कि मैं मरने के लिए तैयार हूं। एक जो स्टेज एंजाइटी है वो तो है ही, मगर उसके पैरेलल ये डर भी रहता है कि अगर मैंने वो बातें बोल दी जो ऑडियंस को अच्छी ना लगी या वो किसी और को अच्छी ना लगी, तो फिर मेरा हाल क्या होगा। मगर नेल्सन मंडेला ने इसके बावजूद यहां पर आकर मतलब स्टेज पर आकर वो बातें कही जो सबको नागवार गुजरी। और नेल्सन मंडेला को कितने साल के लिए जेल में भेज दिया गया? 27 साल के लिए। और 27 साल बाद फिर क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि नेल्सन मंडेला ने उस वक्त वो डर अपने अंदर से खत्म किया था जो आपको करना है। अब आइए इस खित्ते की बात करते हैं। कभी कभी हमें मालूम होता है कि हो सकता है कोई बड़ा इनकलाब ना आए, बड़ी कोई तब्दीली ना आए मेरे बोलने से, यहां पर बोलने से कोई खास फर्क ना पड़े, मगर आपको तब भी बोलना है क्योंकि वहां पर बोलने की जरूरत है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो तारीख में वो चीजें लिखी जाएंगी जो नहीं लिखी जानी चाहिए। इसी तरह का एक वाकया है हबीब जालिब को सब लोग जानते हैं। हबीब जालिब को नहीं जानते हैं? अच्छा, कोई बात। हबीब जालिब एक मुशायरे पे गए, वहां पर अब देखें ना, गजल की डेफिनेशन किसको मालूम है? बताएं। औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना, औरतों के मुतालिक बातें करना, ये होती है गजल। ठीक है। अब सब लोग वहां पर जो कंट्री के बड़े हाई प्रोफाइल लोग थे, लीडर्स थे, आर्मी पर्सनल्स थे, आर्मी रूल था, सब बैठे हुए थे और सब मुशायरे में आकर औरतों के मुतालिक बातें कर रहे थे। हबीब जालिब साहब आते हैं और आते साथ ही कहते हैं कि कहीं गैस का धुआं है, कहीं गोलियों की बारिश, शबे अहद कम निगाही तुम्हें किस तरह सराहें। वो बात अलग है कि हबीब जालिब को पहले से पता था कि इस शेर के बाद उनका मुशायरा बंद कर दिया जाएगा, उन्हें घसीट कर जेल में बंद कर दिया जाएगा, मगर उन्होंने फिर से बोला, ये जानते हुए बोला। और दस्तूर तो आप सब जानते हैं ना, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। तो कभी कभी आपको इसलिए भी बोलना पड़ता है ताकि आप फर्क ला सके सोसाइटी में। मैंने शुरू में आपसे एक बात कही थी कि हो सकता है कि अगर वो डर आपके अंदर रहे, अगर वो डर उन स्पीकर्स के अंदर रहता या जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जो अपना पॉइंट बना रहे हैं, अगर ये सोचकर डरते रहते कि सामने वालों को बुरा लग जाएगा, हो सकता है ये कैनेडी ऑडिटोरियम भी ना होता। क्यों? क्योंकि सर सैयद जब 40 साल की उम्र के थे, लगभग 40 साल की उम्र के, तो उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई थी। कोई गैस कर सकता है किससे? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब से। सर सैयद ने आईना अकबरी के देबचे के लिए, प्रीफेस के लिए उनके पास गए थे कि आप इसका प्रीफेस लिख दीजिए। तो गालिब ने इनकार कर दिया और कहा कि सर सैयद तुम माजी से हाल की तरफ आ जाओ, पास्ट को छोड़ दो, फ्यूचर का ख्याल करो कि तुम्हारी कौम की क्या हालत हुई है। तो ये वो अल्फाज थे जिसने सर सैयद के ज़मीर को